हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 21st क्लास है। ये क्लास 4 दिन बाद हो रही है। 4 दिन का गैप हो गया बीच में, क्योंकि मैं लखनऊ से आपके नए जो ऑफिस होने वाला है गाज़ियाबाद, वहाँ शिफ्ट हुआ था। अभी चीज़ें जो हैं उतनी सेटल तरीके से चल नहीं पा रही हैं, इस वजह से क्लासेज जो हैं थोड़ी सी लेट हो रही हैं। जैसे ही हमारा ऑफिस और सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, सब चीज़ें क्लासेस हैं आपकी पूरी टाइम पर होंगी। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, हमारा कोर्स जो है 15 से 20 दिन पहले ही कंप्लीट रहेगा, और उसके बाद हम आपको MCQs की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक वाइज डिस्कशन है। बीच में हमारा जो MCQs का पोर्शन है वो भले ही थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब मैं आपको क्या कहते हैं पूरा पढ़ा दूंगा इंडिया के बारे में, जो हमारी भौगोलिक स्थिति उसकी हम पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके MCQs जो है मैं आपको एक क्लास के अंदर पूरे MCQs कराऊंगा, जिसमें आप 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं या कहीं नई जगह पे कोई सेटलमेंट करते हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, तो उन्हीं परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं। इस वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, और जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता है पूरी क्लासेस टाइम पर चलेंगी आपकी। ठीक है, हम बात कर रहे थे इंडिया के बारे में। तो इंडिया के मैंने 6 पार्ट्स आपके बताए थे। इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में पढ़ा चुका हूँ आपको, और नॉर्दर्न प्लेन्स भी पढ़ चुके हैं हम, पेनिनसुलर इंडिया और आपका क्या कहते हैं कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया और कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको ये मैप दिखाया था, जिसमें मैंने पॉलिटिकल इंडिया का सिंपल मैप दिखाया था, जिसमें चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा कोस्टल प्लेन्स हैं और प्लेटू हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा बेटर तरीका है कि हम इसकी सेटेलाइट इमेज को देखें। तो अगर हम सेटेलाइट इमेज पे जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था क्या आपका ऊपर का जो एरिया है ये है आपके माउंटेनस रीजन। ठीक है, इंडिया का जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ पूरा है ये रीजन है आपका लार्ज माउंटेन्स ऑफ क्या कहते हैं इंडिया, जो फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट जो आपका आता है माउंटेनस रीजन के नीचे, और जो आपका प्लेटू है इससे ऊपर, बीच में आपका एक प्रॉस्परस एक जो पूरा एरिया है, जो हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ एरिया है, वो है आपके उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, वो मैदान आपके स्टार्ट होते हैं सिंधु घाटी की, जो क्या कहते हैं सिंधु की जो उत्तर के जो मैदान है हमारे, वो स्टार्ट होते हैं हमारे सिंधु जो नदी है, जो कि नदी इंडस रिवर है, जो आपकी जो पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, तो इंडस रिवर के मैदानों के साथ स्टार्ट होते हैं। फिर इसमें आपके सतलुज, रावी, ब्यास एंड ये सभी नदियां हैं जो आपका पंजाब बनाती हैं। उसके बाद नीचे का जो एरिया है वहाँ पर आपकी गंगा हो जाती है। ठीक है, गंगा का जो सिस्टम है पूरा रिवर सिस्टम जो आपका पूरा गंगा का है, ये आपका वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से होते हुए पूरा वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। और इसके बाद ऊपर जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा ऊपर से जो है आपका ये दूसरा सिस्टम क्या कहते हैं पूरा एक रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा का। अगर हम इस पॉलिटिकल मैप के अंदर देखेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इंडस तो आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ऐसे करके पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास से नीचे निकल गई। यहाँ से आपकी बाकी सतलुज रिवर जो है, सतलुज है, और बाकी जो रिवर सिस्टम है जिसमें चनाब, झेलम, ये सभी हैं। नीचे जो आपका आता है उत्तराखंड से निकलते हुए ये यमुना निकल गई, जो आके इलाहाबाद में मिल जाएगी। और यहाँ से आएगी आपकी ये गंगा, जो पूरा क्या कहते हैं बिहार, झारखंड का कुछ पोर्शन लेते हुए वेस्ट बंगाल तक चली गई। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये बनाते हैं आपका उत्तर का जो मैदान है। आज हम बात करेंगे उत्तर के मैदानों के बारे में नहीं, कोस्टल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ आपको रिवाइज करा दी ताकि जो पीछे हम पढ़े थे, क्योंकि क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है, काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है, तो आप भूलें ना। और ये जो है यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा है, जो यहाँ से आके बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम बात करेंगे जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उनके बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर हैं? कोस्टल प्लेन्स है हमारे इंडिया का। अगर हम सेटेलाइट व्यू देखेंगे तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको पेनिनसुलर इंडिया है, इसके किनारे किनारे पर जो एरिया है वो काफ़ी हरा भरा ग्रीनरी से भरा दिखेगा आपको। ठीक है, जो ये ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया है ये है आपके कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सह्याद्री हैं या कह लीजिए जो घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट साइड पे आपका वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड पे आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो इन दोनों ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो एरिया है ये प्लेन एरिया है, जहाँ पर नदियों के मुहाने हैं और काफ़ी ग्रीनरी है, बायोडाइवर्सिटी है, और ये भी एक तरीके से जो मिनरल्स और इन सब चीज़ों से भरे हुए एरियाज़ हैं। खासकर अगर बात की जाए ईस्ट वाले पोर्शन की, तो इसमें मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं बदस्पत आपका जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसके। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इनके पूरा जो सेग्रीगेटेड एक तरीका है उसको देखते हैं। कोस्टल प्लेन्स हैं क्या आपके? इट्स एक्सपेंशन इज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सदर्न प्लेटू इन बिटवीन घाट्स एंड सी। जो मैंने आपको बताया कि घाट्स और सी के बीच का जो एरिया है, प्लेन एरिया है, वो एरिया है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इस हिसाब से इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट साइड पर है आपका, और एक है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो आपके ईस्ट साइड पर है। इनकी जो विशेषताएं हैं और जो इनकी फीचर्स हैं वो इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्ट के जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके बारे में, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए अगर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, ठीक है। जो गुजरात कच्छ का जो प्लेन है वहाँ से स्टार्ट होते हैं अप टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। जो कन्याकुमारी आपका मेनलैंड इंडिया का लास्ट पार्ट है, मेनलैंड इंडिया का लास्ट पार्ट है कन्याकुमारी, तो वहाँ तक फैला हुआ है गुजरात से लेकर, ठीक। अभी मैप में इसको इन सभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस कोस्टल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कॉल्ड कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार, ठीक है। इन 2-3 नामों में डिवाइड किया गया है आपकी वेस्ट साइड को। मैंने आपको ये पूरी चीज़ बताई थी जब मैंने पढ़ाया था, इससे पहले भी मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ शायद। MCQs वाला जो पोर्शन था आपका, MCQs जो थे उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये जो वो है क्या कहते हैं, पूरी तटीय लाइन है, इसको जो कोस्टल लाइन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी है कोंकण, नेक्स्ट है आपकी कन्नड़, इसको दूसरा नाम भी है कन्नड़ा बोला जाता है, कन्नड़ा, ठीक है। कन्नड़ा या कन्नड़ा दोनों नाम हैं इसके, ठीक। उसके बाद है आपका मालाबार। मालाबार रीजन वो है जहाँ से हमारा केरल स्टार्ट हो जाता है। कन्नड़ा या कन्नड़ जो रीजन है, कन्नड़ा, ये रीजन है आपका कर्नाटक वाला, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला ऊपर वाला है कोंकण, ये है आपका मुंबई से मतलब महाराष्ट्र पूरा और गुजरात का जो एरिया आता है इसके अंदर, ठीक। ये कोई नया पॉइंट नहीं था, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था इससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द टोटल लेंथ ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज अबाउट 1700 किलोमीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर। मतलब जो आपकी लंबाई है पूरी वेस्टर्न घाट्स की वो 1700 है और चौड़ाई जो है वो मात्र 50 है। तो इस तरीके से आप समझ, अभी मैं आपको अगर आगे बताऊंगा तो आप आगे आएगा ईस्टर्न घाट्स में, उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 100 से लगभग 150 के बीच में है, ठीक है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को मैप में देख लेते हैं जितने अभी तक हमने पढ़े थे, ये है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हुआ और पूरा नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। सेकंड पॉइंट जो था वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ इससे पहले कि 3 भागों में बांटी गई है इसकी जो तटीय लाइन है। तो यहाँ से आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंकड़ वाली खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका ये जो है मालाबार आ जाएगा जो केरल का एरिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका उसमें था ये कि इसकी लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर है, ठीक है। 1700 किलोमीटर लंबाई है इसकी और चौड़ाई जो है आपकी मात्र 50 किलोमीटर है, एवरेज चौड़ाई। जो वेस्टर्न घाट्स की ये रेंज है, मतलब पहाड़ियाँ हैं, माउंटेनस रीजन है, उसके और इसी के बीच का जो एरिया है ये बहुत कम है, ये मात्र 50 किलोमीटर एवरेज है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की है। अभी हम बात करेंगे जब ईस्ट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 100, इसका जो एवरेज एरिया है वो 100 से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ईस्टर्न वाला पार्ट छोटा है लंबाई में, क्या कहते हैं, लंबाई कम है उसकी, लेकिन मोटाई या कह लीजिए एक तरीके से जो विड्थ है उसकी, जो एवरेज एरिया है चौड़ाई का वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो एवरेज एरिया है वो 100 से 150 किलोमीटर में इसलिए है क्योंकि जो इसका क्या कहते हैं आपका उड़ीसा और बंगाल वाला एरिया है, मतलब जो ऊपर का साइड है, यहाँ पर जो है धीरे धीरे चौड़ा होता चला गया है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है। आपकी महानदी और इन सब के मुहाने हैं जो काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं और काफ़ी बड़ा प्लेन बनाती हैं। और जैसे कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। जो बड़े भाग हैं वो 2 ही हैं, नॉर्थ सरकार या उत्तरी सरकार जिसको बोला जाता है, नीचे आता है आपका कोरोमंडल, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, हम जो बात कर रहे थे क्या कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। नेक्स्ट पॉइंट का है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बायो होना चाहिए, फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो द वेराइटी ऑफ फार्मिंग एज वेल। मतलब यहाँ पर जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इस इमेज को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कि जो ये वाला एरिया है छोटा, मतलब पतला दिख रहा है, एक तरीके से इसकी चौड़ाई कम है लेकिन काफ़ी ग्रीन है। इसकी ग्रीनरी अगर देखेंगे तो आपके ईस्टर्न वाले पार्ट से ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इट प्रोड्यूसेस 95% ऑफ रबर इन इंडिया एंड ऑल्सो स्पाइसेस एंड कोकोनट एंड राइस। इस जो एरिया में क्या कहते हैं प्रोड्यूस होने वाली आपकी फार्मिंग है जो होती है, किसानी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका रबर। 95% रबर जो पूरे इंडिया का है वो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ही क्या कहते हैं पैदावार होती है उसकी। और उसके अलावा स्पाइसेस जो इसकी स्पेशलिटी है एक कि मसाले इंडिया की जो एक अलग स्पेशलिटी है वो आपकी वेस्टर्न घाट्स पे ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वेस्टर्न प्लेन्स में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ना कि ईस्टर्न में। और कोकोनट और राइस तो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई अलग स्पेशलिटी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज अबाउट 200 सेंटीमीटर। ये जो एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है इसका मतलब होता है रेनफॉल, मतलब किसी भी एक एरिया में कितनी बारिश होती है, ठीक है। एक ईयर के अंदर की बात होती है कि एक ईयरली कितनी बारिश हो रही होती है, एवरेज प्रेसिपिटेशन कितना होता है। तो लगभग 200 सेंटीमीटर का एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर। और ये इतनी ज़्यादा बारिश है, अगर आप एवरेज देखेंगे इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इस ज़्यादा बारिश की वजह से होता क्या है, जो यहाँ की ज़मीन है, जो यहाँ की क्या कहते हैं मृदा है या कह लीजिए तो उस मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं अधिक बारिश होने की वजह से काफ़ी हद तक पोषक तत्व जो उसके हैं वो बह जाते हैं। मतलब यहाँ पर मिनरल्स की कमी पाई जाती है। जो ये आपकी वेस्टर्न प्लेन्स की जो क्या कहते हैं ज़मीन है उसमें मिनरल्स की कमी पाई जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा
उर्वरक ज़मीन नहीं है अगर देखा जाए आपके ईस्टर्न प्लेन्स की तुलना में, क्योंकि इनको हम तुलनात्मक तरीके से ही पढ़ेंगे, इनको एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, इसमें आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। पहले मैं दोनों के पॉइंट्स बता दूंगा, बाद में इनको कंपेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट जो था कि यहाँ की एवरेज प्रेसिपिटेशन जो है वो आपकी 200 सेंटीमीटर होती है। अगर बात देखा जाए ईस्टर्न घाट्स की तो वो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कोस्टल एरिया इज अबाउट केरल इज अ गुड सोर्स ऑफ एटॉमिक ओर कॉल्ड मोनाटाइज। एक मोनाटाइज जो ओर होता है, इससे आपका यूरेनियम प्रोड्यूस होता है, ये एक एटॉमिक ओर है। ये जो आपका है केरल वाला एरिया, मतलब जो मालाबार वाला एरिया है, मालाबार जो हम पढ़ते हैं, मालाबार जो तटीय अपनी लाइन है या कोस्टल लाइन है, उस वाले एरिया में, उस तटीय क्षेत्र में आपका जो है केरल के वाले उस वाले एरिया में आपका मिलता है एटॉमिक और मोनाटाइज। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर ऑल्सो फाउंड इन द नॉर्थ पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का नॉर्थ पोर्शन मतलब आपका जो गुजरात का साउथ सदर्न पोर्शन है, गुजरात का जो सदर्न पोर्शन है, और महाराष्ट्र का नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है। ठीक है, इस वाले यहाँ पर इसके पास में आपका जो है नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम के सोर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से जो मेन भारत की कहते हैं लाइन है, जो गैस लाइन है, गैस पाइपलाइन है, वो आपकी यहाँ पर देखी जा सकती है। मैं इसको किसी और वीडियो में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। गैस पाइपलाइन जो है आपकी मथुरा से, यूपी के मथुरा से होते हुए गुजरात तक गई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स के पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी द होल एरिया इज ऑफ बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड सी इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब मैं जो मैप में बार बार दिखा रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल के साउथ से स्टार्ट होने वाला पूरा जो एरिया है और आपके कन्याकुमारी तक जाता है, ये पूरा का पूरा जो आपका एरिया है, ये आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द कोस्टल लाइन ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड नॉर्थ सरकार एंड कोरोमंडल। ये मैंने पॉइंट आपको पहले बताया था कि इस जगह ये कोस्टल लाइन है, मतलब आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओडिशा और वेस्ट बंगाल की जो पूरी लाइन है, इसको बोला जाता है आपका नॉर्थ सरकार, या हिंदी में अगर बोलेंगे तब भी इसको लगाया जाएगा उत्तरी सरकार। ठीक है, ये इसका नाम है, ना कि गवर्नमेंट। उत्तरी सरकार जो है इसका नाम है, फिर नीचे है आपका, इसका नाम है कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल, इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम तरीके से ही लिखा जाएगा। ठीक, ये पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज अबाउट 1600 किलोमीटर एंड द एवरेज विड्थ इज अबाउट 100 to 150 किलोमीटर। ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि इसकी जो विड्थ है वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले इसकी विड्थ जो है काफ़ी चौड़ी है, और अपर पोर्शन जो है इसका, अपर हेड है, मतलब जो आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला पोर्शन है, वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, और नीचे जाते जाते धीरे धीरे मतलब तमिलनाडु तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली गई है। ठीक है, दस दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस एरिया इज अबाउट 19 to 100 सेंटीमीटर। मतलब जो यहाँ पर रेनफॉल होता है वो आपका मात्र 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दिस कोस्टल प्लेन इज मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ड्यू टू एवरेज प्रेसिपिटेशन। मतलब यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो एवरेज होता है। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम जब हो जाती है, जैसे बारिश ना होना, वो आपके क्या कहते हैं फर्टिलिटी को कम कर देती है, वो आपकी उर्वरकता को, ज़मीन की उर्वरकता को कम कर देता है। उसी तरीके से जब कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर वैसी प्लेन्स में जो एक तरीके से जो ऐसी एरियाज़ हैं जो प्लेन है, या कह लीजिए जो कहीं ना कहीं किसी घाट के किनारे के एरियाज़ हैं, उनमें क्या होता है, बारिश के साथ साथ मिट्टी बहते बहते नदियों तक पहुँचती है, और यहाँ तो सीधे समुद्र में पहुँच जाती है, तो उनके जो साथ में मिनरल्स होते हैं उनको ही बहा ले जाते हैं। ठीक है, अधिक बारिश उनको मिनरल को बहा ले जाती है। इस वजह से वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले कम फर्टाइल हैं, और ईस्टर्न घाट्स जो है ज़्यादा फर्टाइल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस एरिया हैज़ लेस बायोडाइवर्सिटी इन कंपेयर ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये आप क्या कहते हैं, अगर इसका सेटेलाइट व्यू देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, जितना डार्क पोर्शन आपको केरल वाला, ये केरल से कर्नाटक वाला मतलब कोरोमंडल, उतना डार्क नहीं दिखाई दे रहा होगा जितना कि आपको मालाबार का रीजन दिख रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए हमको ईस्टर्न घाट्स से। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के कंपेयर में कम बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। ठीक, देयर इज़ नो सच एटॉमिक ओर फाउंड, बट अगर इनमें देखा जाए ईस्टर्न घाट्स में तो कोई एटॉमिक जो ओर है वो नहीं पाया जाता है, बट द बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कावेरी, अगर गोदावरी और कावेरी के बेसिन की बात की जाए तो देयर आर सम सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस।
मतलब जो गोदावरी और कावेरी के बेसिन है, गोदावरी और कावेरी के बेसिन है, तो यहाँ पर आपके पेट्रोलियम के भी कुछ सोर्स पाए जाते हैं और नेचुरल गैसेस के भी कुछ सोर्स पाए जाते हैं। इनका कंपैरेटिव स्टडी मैं अभी आपको बता दूंगा, याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है कि कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के रीजन की बात की जाए, ये वाला रीजन जहाँ से एक ये क्या कहते हैं इंक्लाइंड लाइन टाइप की दिख रही होगी आपको। मैं अगर पॉलिटिकल मैप में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर देखिए, ये है आंध्र प्रदेश, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा पूरा फैला हुआ लंबा लंबा सा एक जो स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश। तो जो इसकी कोस्टल लाइन है इसमें आपके टोबैको जो है सबसे ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसलिए इसके साथ अब सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, साथ में याद हो जाएगा। ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इसकी लंबाई 1700, चौड़ाई जो है आपकी मात्र 50 किलोमीटर। इसकी लंबाई आपकी 1400, चौड़ाई जो है आपकी 100 से लेकर 150 किलोमीटर के आसपास। ठीक, ये जो आपके वाइडर हो गए। यहाँ पर याद रखिए रबड़ सबसे ज़्यादा पैदावार होने वाली चीज़ों में रबड़, यहाँ पर 95% जो इंडिया की रबड़ है वो आपकी वेस्टर्न घाट्स में होती है। और यहाँ पर याद करने लायक जो है आपको वो है आंध्र प्रदेश की टोबैको, तंबाकू उत्पादन जो होता है वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कंपेरेटिवली अगर रेनफॉल की बात की जाए तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होती है और ईस्टर्न घाट्स पर आपकी रेनफॉल जो है मात्र 90 से 100 सेंटीमीटर होती है पर ईयर। ठीक है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है। अगर फर्टिलिटी की बात की जाए, आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट्स में जो फर्टिलिटी है वो कम है, ईस्टर्न घाट्स में फर्टिलिटी जो है ज़मीन की वो ज़्यादा है। ठीक, अगर बात की जाए कि जो फार्मिंग होती है उसमें वेरिएशन की बात की जाए या उसमें वैरायटी की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट्स पे जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, जो कल्टिवेशन होता है वो जो है एक तरीके से थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है। मतलब कि जैसे पूरे भारत में गेहूं धान चावल उगाया जा रहा है तो ऐसा ना हो के रबड़ और आपके स्पाइसेस वगैरह उगाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स पे। इस तरीके से आप ये पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है हिंदी में प्रायद्वीपीय पठार। तो ये मैंने लिख दिया प्रायद्वीपीय पठार, और इसका जो PDF होगा उसमें मैं आपको क्या कहते हैं हिंदी में भी इसको लिख के दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। और PDFs के साथ जो अभी तक प्रॉब्लम हो रही है कि PDF नहीं मिल पा रहा है लोगों को, 1-2 दिन और हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लगेगा। जैसे ही हमारी वेबसाइट क्लियर होती है PDF जो है आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो झंझट है काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जा रहा है। लोग वहाँ पर आपस में एक दूसरे को मैसेज करके बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो जो माहौल है उसको ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो PDF जो है आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप के सहारे मत रहिए, वो आपको सीधे सीधे वेबसाइट से प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है हमारा द ओल्डेस्ट लैंड पार्ट ऑफ इंडिया, जो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे पुराना लैंड पार्ट है। किस तरीके से, एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें माना जाता है इस चीज़ को कि इंडिया जो है वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, भारत का जो उपमहाद्वीप है वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। अफ्रीकन प्लेट से ये टूट कर जो है बाद में एशिया से मिला और फिर हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। हिमालय, इसीलिए हिमालय को सबसे नवीनतम जो आपके सबसे नए क्या कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनमें से माना जाता है। ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है आपका हिमालय। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी, याद आसानी से हो जाएगी कि जो आपका पार्ट है सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अ नॉन रेगुलर काइंड ऑफ ट्रायंगल विद द बेस फ्रॉम दिल्ली टू राजमहल हिल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट साउथ परगना झारखंड। मतलब जो झारखंड का साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर राजमहल हिल्स हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर दिल्ली का जो एरिया है, मतलब जो अरावली की जो रेंज है जो दिल्ली तक पहुँचती है, वहाँ से स्टार्ट होकर पूरा राजमहल हिल्स तक। मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ, इस पॉलिटिकल मैप के अंदर देखेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर दिल्ली है, मतलब इस रीजन से स्टार्ट होकर पूरा झारखंड तक ये पूरा जो है ये बेस बनाता है आपका प्लेटू का। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है उत्तर का जो मैदान है, विशाल मैदान है, वो भी शामिल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके उत्तर के मैदान के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं जो आपका मालवा का पठार है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसका जो बेस माना जाता है वो इस लाइन को मान लिया जाता है। ठीक है, फैलाव जो है इसका पूरा का पूरा आपका कन्याकुमारी तक माना जाएगा और इसके अंदर ही आपके जो है कन्याकुमारी तक पूरा फैलाव इसका माना जाएगा और इसके अंदर ही आपके जो वेस्टर्न घाट्स पढ़े थे आपने वेस्टर्न घाट्स और प्लेन्स पढ़े थे वो भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि पार्ट तो के पूरे जो है प्लेटू के ही हैं। उसके प्लेटू के किनारे जो हैं वो एक तरीके से प्लेन है जिनको हम क्या कहते हैं प्लेन्स बोल देते हैं, लेकिन जो इनका रीजन जो काउंट किया जाएगा वो पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा कन्याकुमारी तक। ठीक, तो ये है आपका नॉन रेगुलर काइंड ऑफ, जो नॉन रेगुलर टाइप का जो आपका एक ट्रायंगल बनाता है, ये है आपका पूरा प्लेटू। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है
द एवरेज हाइट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज अबाउट 600 मीटर टू 900 मीटर। 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक की हाइट, इसकी जो हाइट है वो है कहाँ से? 900 मीटर की हाइट है आपकी समुद्र तल से, फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यही बात थी कि इसका जो बेस है वो तो मैंने आपको बता दिया था, और जो आपका हेड हो जाएगा इस तरीके से वो बन जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द वैली इज फॉर्म्ड बाय द नर्मदा एंड ताप्ती डिवाइड्स दिस रीजन इनटू टू पार्ट्स। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द प्लेटू ऑफ मालवा एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट्स की, देखते हैं हम कहाँ पे बात चल रही है। ये हमारा जो रीजन है, यहाँ पर है विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से ताप्ती और नर्मदा निकलती हैं। तो जो ऊपर का एरिया हो गया, इसको यहाँ पर जो प्लेटू है, मतलब जो आपका यूपी का जो पोर्शन है, अगर इसको हम पॉलिटिकल मैप के अंदर देखें तो जो आपका यूपी का जो सदर्न पोर्शन है और मध्य प्रदेश का नॉर्थ पोर्शन है, यहाँ पर आपका पड़ता है प्लेटू जो है उसको, जिसको बोलते हैं मालवा का प्लेटू या फिर पठार, मालवा का पठार बुलाया जाता है। और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। मतलब अगर क्या कहते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ से हैं, सतपुड़ा यहाँ से हैं, इनके बीच में नर्मदा निकली हुई है, उधर से ताप्ती निकली हुई है, तो जो ये रीजन होगा आपका, ये होगा मालवा का प्लेटू हो जाएगा। और इसके बाद जो नीचे का पोर्शन बचेगा, ये आपका हो जाएगा डेक्कन ट्रैप। ठीक है, इस तरीके से इस जो पूरे पोर्शन को, पूरे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट दिया गया है। बात किया नेक्स्ट पॉइंट की, डेक्कन ट्रैप इज कंसीडर्ड टू बी मेड ऑफ मैग्मा। जो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, मतलब जो नीचे का प्लेटू का नीचे सदर्न पोर्शन है, वो वाला पोर्शन जो है उसको माना जाता है कि मैग्मा, मतलब जो लावा निकलता है वो सूखने के बाद उसने बनाया है ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ दिस रीजन एंड अरेबिक सी इज इन द वेस्ट। ये सभी को पता है कि आपका जो डेक्कन प्लेटू है या पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके ईस्ट साइड में आपकी बे ऑफ बंगाल है, साउथ में अरेबिक, क्या कहते हैं, वेस्ट साइड में अरेबिक सी है, और सदर्न पोर्शन से आपका जो पूरा है हिंद महासागर पूरा फैला हुआ है, या इंडियन ओशियन पूरा एक बड़ा सा महासागर फैला हुआ है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से डेक्कन प्लेटू और जो हमारे कोस्टल प्लेन्स थे उनकी जो स्पेशलिटीज़ थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है हमारा, आइलैंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैं एक तरीके से कोई भी, जितने भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, कोई फैकल्टी अपनी जो लोकल, क्या कहते हैं, जो प्लेस थी जहाँ से पढ़ा रहे थे वहाँ पर एक स्टेबल तरीके से नहीं है, इसलिए क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रही हैं और मेरी क्लास थोड़ी सी छोटी भी रह गई है, वरना मैं आपको साथ में आइलैंड्स भी पढ़ा देता इसी क्लास के अंदर। अभी उसका जो पीपीटी था वो रीजन, क्या कहते हैं, एक तरीके से तैयार नहीं हुआ था, इस वजह से उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो किस रीजन में आती हैं। मैंने शायद आपको ये पहले बताया हो एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में, या हो सकता है ना बताया हो कि इलायची की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर हैं। और इलायची की जो पहाड़ी हैं वो इसी वजह से उनका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो आपकी है इलायची बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो किस रीजन में पाई जाती हैं भारत की। जितना ज़्यादा अगर आपको इस बारे में पता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, गूगल भी करेंगे तो आपका नुकसान नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर आप मेरे क्वेश्चन के बाद गूगल करते हैं तो कम से कम तब भी आपको वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से जो क्वेश्चंस का आंसर था, या एक जो कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चंस दिया करता था फिर उसको एक्सप्लेन करता था, वो अभी बस इस वजह से ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि अभी जो सिस्टम है पूरा एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया है। हम लोग एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाए, जैसे ही वो हो पाता है तो बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो सब टाइम पर चलेंगी। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के साथ बने रहिए, सभी चीज़ें बिल्कुल रेगुलर टाइम पर चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमको इतना मोटिवेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।